सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, बहुत वॉलेटाइल है, बार बार भूल जाता है, पर इसको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के समझेंगे। ठीक है, ये वाली डायग्राम भी हमको डिस्कस करनी है, इसको बाद में करते हैं, लेकिन पहले आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ठीक है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, देखो, एनसीईआरटी जो है खुद से पढ़ने जाओगे ना समझ नहीं आएगी, क्योंकि ना समरी टाइप लिखी हुई है। ठीक है, समरी टाइप लिखी हुई है जो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, वो भूल जाएगी। हम एकदम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर हमको समझ आएगा। ठीक है, मेरे साथ तो ऐसे होता था, मैं एनसीईआरटी अगर डायरेक्टली पढ़ने आता था मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। ठीक है, समझ आता था तो अगले दिन भूल जाता था। जब मैं कॉन्सेप्ट बना के एनसीईआरटी पढ़ता था बहुत टाइम तक याद रहता था। चलो फिर शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो दो तरह से होता है, एक तो मैकेनिकल होता है और एक केमिकल होता है। ये हमने पहले भी लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ा है। मैकेनिकल प्रोसेस में अपना क्या आ जाता है? मैस्टिकेशन। जो हमारे टीथ होते हैं वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ना, तो एक फिजिकल फोर्स हो रही है वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, फिजिकल फोर्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो उसको कहते हैं हम मैकेनिकल डाइजेशन। मैस्टिकेशन होता है जो हमारे स्टोमक में मूवमेंट्स होती हैं, चर्निंग मूवमेंट, जो खाने को उलट पलट देती है ताकि जो हमारा खाना है, ठीक है, वो एंजाइम के साथ मिक्स हो पाए, तो वो भी एक मैकेनिकल प्रोसेस में आता है। केमिकल प्रोसेस में आता है जहाँ पे हमारे एंजाइम्स आते हैं। जब हमारा स्टार्च जो होता है अमाइलेज के साथ रिएक्ट करता है हमारे सलाइवा में, तो वो माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, हमारे स्टोमक में जितने भी एंजाइम्स है जो वो डाइजेशन करवा रहे हैं फूड की, वो सब केमिकल डाइजेशन में आते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है? द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। ये कह रहा है जो हमारी बकल कैविटी है ना, वो मैस्टिकेशन ऑफ फूड भी करवाती है, मतलब फूड को छोटे टुकड़ों में भी तोड़वाती है, और खाने को निगलने में भी हेल्प करती है। अब बकल कैविटी कैसे हेल्प करती है? बकल कैविटी में ये टीथ भी आते हैं, हमारी टंग भी आती है, तो ये टीथ और टंग की बात कर रहा है। मैस्टिकेशन कौन करा रहा है? हमारे टीथ करा रहे हैं। और स्वेलोइंग कौन करा रहा है? हमारी टंग करवा रही है। देखो, मैस्टिकेशन क्यों जरूरी है? जैसे एज्यूम करो ये हमारा एक फूड पार्टिकल है, ठीक है, और जब हमने इसको मैस्टिकेट करवाया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। खाने की वॉल्यूम उतनी ही रहेगी, ठीक है, खाने की वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज होगी। पर देखो जो ये चीज़ है ना, ये है इसका सरफेस एरिया। इसको 3D में इमेजिन करो कि ये क्यूब है, ये सरफेस एरिया है। तो जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो हमेशा सरफेस एरिया पे ही एक्ट कर पाते हैं। वो खाने के बीच बल्क में नहीं जा पाते, ठीक है, खाने के अंदर नहीं जा पाएंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो वो वाला खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा। सिर्फ सरफेस वाला जो खाना है वही डाइजेस्ट हो रहा है, बाकी तो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा। पर जब हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ना, तो सरफेस एरिया ना बढ़ जाता है। उसी जो खाने का क्यूब है ना, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस पे एंजाइम जो है एक्ट कर पाएंगे, और जो खाने का प्रोसेस, जो अपना डाइजेशन का प्रोसेस है ना खाने का, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैस्टिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैकेनिकल डाइजेशन में आता है। अब फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, ये कह रहा है कि निगलने में भी हेल्प करता है। वो कैसे? देखो, ये अपना आ गया पैलेट, ये आ गया अपना फ्लोर, ये है अपनी टंग। ये टंग अभी नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक है। ये है जी अपना बॉलस, मतलब जो खाने के पार्टिकल्स है ना, वो सलाइवा के हाथ से एक दूसरे चिपक जाते हैं और एक बॉल टाइप का बन जाता है, जिसको हम बॉलस कहते हैं। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जो ये है, ये अपना पैलेट है, बक्कल कैविटी का रूफ। ठीक है, तो अब टंग कैसे swallowing में हेल्प करती है? अब इसका अगला एक देखो, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, जब हम swallow करते हैं तो अपनी टंग जो होती है वो देखो कैसे पोजिशन में आ जाती है। सेम डायग्राम ऐसे बना रहे हैं। अपना पैलेट है, अब देखो टंग क्या कर रही है। टंग जो है ना, पैलेट को ना ऊपर की तरफ पुश कर रही है। पहले टंग की पोजीशन क्या थी? देखो यहाँ पे इतना गैप था बीच में, अभी जो टंग उसने पुश कर दिया है, पैलेट को पुश कर रही है। अगर वो पैलेट को पुश कर रही है तो जो अपना ये बोलस है फूड का, इस पे फोर्स लगेगी ना अंदर की तरफ, तो ये फेरिंग्स में चला जाएगा। तो वही कह रहा है कि ये स्वेलो करने में हेल्प करती है अपनी बकल कैविटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट
एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। वही कह रहा है, जो टीथ है वो हमारी मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, और जो टंग है वो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। टंग की मूवमेंट से हमारा जो खाना है मुंह में वो एकदम उलट पलट जाता है ना, ताकि हर एक फूड पार्टिकल पे एंजाइम एक्ट कर पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particle into a bolus. अब देखो, हमारा जो सलाइवा होता है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या होते हैं? एक तो सलाइवरी अमाइलेस होता है, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। हमारा लाइसोजाइम होता है, जो बैक्टीरिया को मारता है जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। हमारा लिंगुअल लाइपेस होता है। हमारा म्यूकस होता है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये सब होता है। अब ये म्यूकस की बात कर रहा है। जो म्यूकस है ना, एक तो वो लुब्रिकेट करता है हमारी बक्कल कैविटी को, ताकि जो खाना है इजीली पास हो सके। ठीक है, दूसरा, जैसे ये फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, म्यूकस जो है ना, इनको एक साथ चिपका देता है, ऐसे कॉम्पैक्ट कर देता है, और एक खाने का ना एकदम सा बॉल सा बन जाता है, जिसको हम बॉलस कहते हैं। तो वो यही कह रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं अब। The bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition. अब ये कह रहा है, जो अपना बोलस है उसको पहले फेरिंग्स में भेजा जाता है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ऐसे। ठीक है, ठीक है, फेरिंग्स में भेजा जाता है, फिर उसके बाद उसको ईसोफेगस में भेजा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्वेलोइंग कहते हैं, और डिग्लशन भी कहते हैं। तो इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। डिग्लशन क्या होता है भाई? डिग्लशन का मतलब है कि बोलस को फेरिंग्स में भेजा जाता है, फिर उसके बाद उसको ईसोफेगस में भेजा जाता है। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम डिग्लशन कहते हैं। ठीक है, द बोलस further passes down through the esophagus by successive wave of muscular contraction called peristalsis. अब ये कह रहा है कि बोलस को ना फर्दर इसोफेगस से नीचे भेजा जाता है स्टोमक में। और वो कैसे होता है? वेव्स जो होती हैं मस्कुलर कंट्रैक्शन की, हमारे जो स्मूथ मसल की लेयर होती है, मैंने कहा था कि 4 लेयर होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबमिकोजा और मिकोजा। तो जो मस्कुलरिस लेयर होती है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, और स्मूथ मसल जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। तो उनमें सक्सेसिव वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो खाने को पुश करती हैं स्टोमक की तरफ। ठीक है, अब पेरिस्टाल्सिस क्या होता है वो भी समझ लेते हैं एक बार, डायग्राम बना के समझते हैं। ये है हमारा स्टोमक, नहीं ये हमारा इसोफेगस है। ठीक है, गलती से स्टोमक बोल दिया, ये अपना स्टोमक है। एक मिनट, ये है जी हमारा स्टोमक। ठीक है, रफ डायग्राम बना रहे हैं। देखो, ये है अपना बॉलस फूड का, जो ऊपर वाले एरिया में है अभी इसोफेगस के। तो ये जो बॉलस क्या करता है, ये ना स्ट्रेच कर रहा है वॉल को इसोफेगस की। तो इसोफेगस की वॉल स्ट्रेच होगी, तो यहाँ से ना भाई सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे ब्रेन में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल जा रहे हैं। तो सीएनएस को पता लग गया कि कोई चीज़ इसोफेगस में आई है। तो वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो उसके थ्रू ये सिग्नल वापस भेजेगा कि पेरिस्टाल्सिस शुरू करो। और किसके थ्रू भेजेगा? हमारी वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो कैरी करती है। ठीक है, तो वेगस नर्व जो है पेरिस्टाल्सिस शुरू कर देगी। अब वो कैसे करेगी? देखो, देखो क्या होता है। इसको ऊपर एक्सटेंड करते हैं। देखो, ये पहुंच गया हमारा बॉलस यहाँ पे इसोफेगस में। अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा? देखो, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? जो फूड के पीछे वाला एरिया होगा ना, फूड के पीछे वाला बॉलस के, वो हो जाता है जी कॉन्स्ट्रिक्ट। और जो फूड के आगे वाला एरिया होता है ना, वो हो जाता है जी रिलैक्स। तो एक ऐसी डायग्राम कैसे बनेगी? देखो, यहाँ पे हो गया हमारा इसोफेगस कंस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपना बोलस है, यहाँ पे हो गया रिलैक्स, और ये नॉर्मल अपनी इसोफेगस की टोन, और ये अपना स्टोमक, ये है अपना स्टोमक। ठीक है,
अब देखो बोलस यहाँ है, यहाँ पे हो गया जी कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे हो गई रिलैक्सेशन। तो तुम ही सोचो, अगर किसी चीज़ पे पीछे से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और सामने से रिलैक्स हो रही है, तो उस पे फोर्स लगेगी ना नीचे की तरफ, जहाँ की तरफ रिलैक्स हो रहा है उस तरफ फोर्स लगेगी, तो बोलस जो है नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। ऐसे ही ये जो वेव है, पेरिस्टाल्सिस की जो वेव है, ये थोड़ा टाइम नीचे चलेगी, थोड़ी देर नीचे बढ़ेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक नई पेरिस्टाल्सिस की वेव शुरू होगी, और वो कहाँ से शुरू होगी, जहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई थी ना, उसी के थोड़ा आगे, मतलब यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्शन की वेव आएगी नई वाली, और रिलैक्सेशन की वेव एक यहाँ पे नई वाली आएगी। तो इसका अगला वाला फेज बनाते हैं, जहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्शन थी वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, और उसके ये वाला एरिया जहाँ पे बोलस था, अब ये वाला एरिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बोलस अभी यहाँ नीचे पहुँच गया, ठीक है, और जिसके आगे वाला पोर्शन है वो रिलैक्स हो जाएगा, और बाकी की टोन नॉर्मल रहेगी, और ये अपना स्टोमक नीचे, ठीक है। अभी बोलस कहाँ पहुँच गया, बोलस यहाँ पहुँच गया, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हुई है, अब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हुई है, रिलैक्सेशन यहाँ पे हुई है। तो देखो पहले खाना यहाँ पे था, अब खाना यहाँ नीचे पहुँच गया, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे, अब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे है, पहले रिलैक्सेशन यहाँ पे थी, अब रिलैक्सेशन यहाँ पे है। तो ऐसे ये वाली वेव भी नीचे बढ़ेगी और खाने को पुश करेगी स्टोमक की ओर, ठीक है, खाने को पुश करेगी स्टोमक की ओर, और ये वेव भी थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, फिर एक नई वेव यहाँ पे आएगी, फिर एक नई वेव यहाँ पे आएगी, और अल्टीमेटली जो खाना है स्टोमक में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये है पेरिस्टाल्सिस। चलो आगे पढ़ते हैं। द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। अब यही डायग्राम पे करते हैं, ठीक है, यही डायग्राम पे करते हैं। देखो ये अपना ईसोफेगस आ गई, ये अपना स्टोमक आ गया, ठीक है। देखो जब बोलस यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे हमें पता है कि एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। वो नॉर्मली ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली खाने को स्टोमक में जाने नहीं देता है, और उसको वो बंद इसलिए होता है ताकि जो खाने के कंटेंट्स है वो वापस ईसोफेगस में ना आ जाए, ठीक है। वो वापस आएंगे तो वो एसिड, उसमें एसिड होती है, तो वो ईसोफेगस को इरिटेट करेगी, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब बोलस यहाँ नीचे पहुंच गया ना ईसोफेगस स्फिंक्टर के पास, तो यहाँ पे ना ईसोफेगस स्फिंक्टर के पास ना हमारा रिलीज हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ना, वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाती है। और तुम्हें पता है जो हमारा गैस्ट्रो इसोफेगस स्फिंक्टर वो स्मूथ मसल का ही बना हुआ है, तो ये रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है, ये कर जाएगा रिलैक्स। जब ये रिलैक्स कर जाएगा तो हमारा फूड का जो बोलस है वो स्टोमक में पहुंच जाएगा, तो यही कैर, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। द सलाइवा secreted इन द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने पहले ही कहा कि उसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। इन चारों को तुमने इनके नाम याद रखने हैं। और एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम कौन से होते हैं, अमाइलेस होता है, लाइपेस होता है, ठीक है, वही अमाइलेस। और लाइसोजाइम भी होता है। लाइसोजाइम मैंने तुम्हें कहा कि वो एक एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया किल करता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी इन्फेक्शन हो सकती है ना, बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो लाइसोजाइम जो है वो उनको किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। अब ये कह रहा है जो केमिकल, हमने कहा कि डाइजेशन दो तरह से होती है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। तो ये कह रहा है कि जो केमिकल प्रोसेस होता है वो ओरल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले स्टोमक में जाएगा फिर वहां पे शुरू होगा। देखो सलाइवा में भी तो एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स क्या है, वो भी केमिकल्स हैं। तो एंजाइम्स का एक्शन तो वहीं पे शुरू हो रहा है ना, माउथ के अंदर। स्टार्च टूट रहा है, 30% स्टार्च टूट जाता है माउथ के अंदर ही, ठीक है, डाइसेक्राइड में, ठीक है।
तो वो शुरू कहाँ पे हो रहा है, ओरल कैविटी में ही शुरू हो जाता है भाई, द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। अब देखो देखो ये जो कह रहा है ना केमिकल प्रोसेस डाइजेशन इनिशिएटेड, ये बात कर रहा है अमाइलेज की, और जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन डाइजेशन करवाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है जो सलाइवरी अमाइलेज है वो है एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड जो होता है उसको तोड़ता है डाइसेकेराइड में। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है ना, पॉलीसेकेराइड बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है, उसको तोड़ रहा है और डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, ठीक है। अब देखो अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर। अब वो कह रहा है कि 100% स्टार्च में से 30% स्टार्च जो है वो माउथ में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब वो माउथ में ही डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोस एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। बाकी का जो 70% होगा वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हाइड्रोलाइज होगा। अब देखो, अब जो हमारे सलाइवा में होता है ना अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, और एक हमारे पैनक्रियाज में अमाइलेज होता है जिसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो ये सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये बस कुक्ड फूड पे ही काम करता है, ठीक है। मतलब जो खाना तुमने पकाया होगा बस उसी को हाइड्रोलाइज कर पाएगा, अगर तुम अनकुक्ड फूड खाओगे तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है ना वो अनकुक्ड फूड पे भी काम कर पाता है, अनकुक्ड पे भी करता है और कुक्ड पे भी करता है, तो ये ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, जो माउथ में होता है अपना सलाइवरी अमाइलेज, ऑप्टिमम पीएच है 6.8, ठीक है, नियरली 7 के करीब है। तो जो इसका पीएच है वो 6.8 है, अगर पीएच कम हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। देखो जब हम खाना निगलते हैं, ठीक है, तो जैसे ही बोलस हमारा स्टोमक में पहुंचेगा वहां पे एसिड एसिड होता है, एसिड क्या है, पीएच कम कर देगा, और जो हमारा बोलस होगा उसमें तो सलाइवरी अमाइलेज से मिक्स होगा ना, तो सलाइवरी अमाइलेज का काम जो है वो खत्म हो जाएगा स्टोमक में पहुंचते ही, ठीक है। जो 30% हो गया है वो हो गया है, बाकी का 70% जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, स्टार्च स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज ने तोड़ दिया, पीएच कितना है, इतना, पीएच इक्वल टू 6.8, उसको तोड़ दिया माल्टोस में। अब ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, ऑप्टिमम पीएच वो होता है कि इस वाले पीएच पे जो एंजाइम की रिएक्शन है सबसे ज़्यादा है। इस पीएच से अगर ऊपर जाएंगे तो एंजाइम की रिएक्शन कम हो जाएगी, और इस पीएच से नीचे भी आएंगे तब भी एंजाइम की रिएक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच का मतलब ये होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टोमक के बारे में, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ओवरव्यू ले लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कह रहा है द मिकोजा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जो मिकोजा वाली लेयर होती है ना, जीआईटी में मेनली वही ग्लैंड्स बनाती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, मैंने पीछे पहले भी बताया हुआ था, आगे भी है इस टॉपिक में, ठीक है। तो मिकोजा जो है अपना स्टोमक का, जो मिकोजा की लेयर है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है, और बहुत तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। यहाँ पे कितना बताया हुआ है, 3, ठीक है, 3। तो याद रखेंगे 3 कौन कौन से, देखो यहाँ पे, यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनके नाम भूल जाते हैं कि कौन सा सेल क्या सिक्रीट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, म्यूकस नेक्स सेल, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा। दूसरा है पेप्टिक सेल या चीफ सेल, दोनों का नाम सेम है, पेप्टिक सेल भी एक ही है, चीफ सेल भी एक ही चीज है। अब ये क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पेप्सिन नहीं सिक्रीट करता, ये पेप्सिनोजेन। पेपर में आएगा कि चीफ सेल क्या सिक्रीट करते हैं, वहां पे पेप्सिन भी लिखा होगा, पेप्सिनोजेन भी लिखा होगा, तुम गलती से पेप्सिन मत लिख देना वहां पे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जो पेप्टिक सेल है और जो चीफ सेल है वो सिक्रीट करते हैं प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम क्या होता है, ये होता है कि ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसको भी एक्टिवेट करेंगे, और जो इनएक्टिव एंजाइम होता है उसको हम प्रो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और वो कौन सा है, पेप्सिनोजन, इसको गलती से पेप्सिन मत समझना, ये पेप्सिनोजन लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरी टाइप क्या बनाई है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ये सिक्रीट करता है हमारा हाइड्रो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो खाली वहां पे HCl मत लिख के आना, इंट्रिंसिक फैक्टर भी यही सिक्रीट करता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या, इसको आगे समझेंगे, लेकिन पहले इसको याद करें, याद कैसे करेंगे उसकी ट्रिक सीखते हैं। देखो तुम्हें पता तो है कि क्या क्या सिक्रीट कर रहा है, पर वहां पे ना नाम में कंफ्यूजन आएगी, हम सोचेंगे चीफ सेल जो है वो HCl सिक्रीट कर रहा था या पेप्सिनोजन, ठीक है। तो इसका एक निमोनिक है ऐसे, PC, कंप्यूटर, ठीक है। सी से हम क्या है, सी से अपना चीफ सेल, पी से क्या है,
पेप्सिनोजन, पेप्सिन नहीं है, पेप्सिनोजन है, गलती से ही पेप्सिन मत कर देना, ठीक है। तो एक का तो हमको याद हो गया, पीसी, ठीक है, पीसी से ये निमोनिक है पीसी, इससे हमने याद कर दिया, ठीक है। तो बाकी जो बचा तो फिर वो ऑक्जेंटिकोपैरेटस वाली बचा ना, क्योंकि म्यूकस नेक्स्ट वाला म्यूकस नाम आ रहा है तो म्यूकस तो यहाँ पे हो गया, चीफ सेल का भी हो गया इस वाले निमोनिक से, ठीक है। बाकी जो बचा पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल बचा, तो फिर उसमें क्या होगा, एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना वो हमारे विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए ना विटामिन बी 12 की, तो हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और कौन सा एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया, इसका नाम हमको याद नहीं रखना है। पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से या इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी से एनीमिया बॉडी में डेवलप कर जाता है। देखो, तुमने खाने में बी 12 एकदम, विटामिन बी 12 एकदम नॉर्मल लिया है, पर तुम्हारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बन रहा है, तो तब भी तुम्हारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर के बिना विटामिन बी 12 हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। द स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर। जो हमारा पेट होता है ना, उसमें खाना कितने घंटे के लिए रहता है, 4 से 5 घंटे तक। अब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको तुम्हें एज सच ऐसे याद करना है, ठीक है। द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक जूस्ट्रिक gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular walls and is called the chyme। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो खाना हमारे स्टोमक में पहुंचा है, ठीक है, जो बॉलस हमारे स्टोमक में पहुंचा है, वो मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस से, जिनका नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। वो मिक्स कैसे होता है, क्योंकि स्टोमक में चर्निंग मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वेगस के थ्रू चर्निंग मूवमेंट्स करवा रहा है, उसकी जो मस्कुलर वॉल है, स्मूथ स्मूथ मसल्स से जो बनी हुई उसकी मस्कुलर वॉल है, उसकी मूवमेंट्स करा रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, जिसकी वजह से चर्निंग मूवमेंट्स हो रही है, और वो खाने को ना मिक्स कर रही है, ठीक है, एंजाइम्स के साथ, जो गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ मिक्स कर रही है। और जो वो प्रोडक्ट बनता है मिक्स होने के बाद, उसको हम काइम कहते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कहने का मतलब है कि बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, जो स्टोमक के एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनको मिलके हम कहते हैं काइम, ठीक है। ये यही कहना चाहता है। अब चलो आगे पढ़ते हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब जो है ना पेप्सिनोजेन अब कन्वर्ट हुआ है पेप्सिन में। जो पेप्सिनोजेन है जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है, HCl के कांटेक्ट में आता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब पेप्सिन जो है वो अपना काम करेगा, पेप्सिनोजेन कुछ काम नहीं कर पाता क्योंकि वो इनएक्टिव है, पेप्सिन जो है वो एक्टिव है। अब ये काम परफॉर्म करेगा, अब ये प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा, ठीक है। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक। तो जो पेप्सिन है, अब वो पूछेगा पेप्सिन कौन सा एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम या प्रोटियोलिटिक एंजाइम, तो हमें याद करना है कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। अब वो कैसे याद रहेगा, देखो, हमारे माउथ में ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई थी, ठीक है, पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ 30% हुआ था, वो भी डाइसेक्राइड में। अभी उसको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना है, वो अभी नहीं हुआ, वो बाद में होगा। माउथ में बस डाइसेक्राइड तक ही रिएक्शन रुक जाएगी। अब जब हम स्टोमक में आते हैं, जो एमाइलेस है जो सलाइवा में प्रेजेंट था, जब वो स्टोमक में आया तो वो इनएक्टिवेट हो गया, क्योंकि स्टोमक में एसिड थी और एसिड से वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो जो स्टोमक में मेनली जो डाइजेस्ट होता है वो प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। माउथ में मेनली हमारा कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट, स्टोमक में हमारा होगा मेनली प्रोटीन की डाइजेशन, ठीक है। तो उससे तुम्हें याद रह जाएगा कि पेप्सिन जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। अब ये कह रहा है कि पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। अब ये प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स क्या है ये समझते हैं, देखो ऐसा ना एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से जुड़ जुड़ के बने होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो ए से हम अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये अमाइनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड, ऐसे करते करते बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए होंगे। तो जब हमारा जो ये एंजाइम था पेप्सिन, इसने जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दिया, पेप्टाइड का बॉन्ड तोड़ दिया, तो हमें क्या बचा, क्या मिला हमें, अमाइनो एसिड,
पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड, बाकी जो ये अलग हो गया और ये आगे और ऐसे ही है। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिला ना, ये होते हैं प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स। देखो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स क्या होते हैं, देखो प्रोटीन को तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, अभी वो अमीनो एसिड में नहीं टूटे हैं, ठीक है, अभी वो ट्राईपेप्टाइड नहीं बने, डाईपेप्टाइड में नहीं बने, अभी जो छोटे छोटे टुकड़े जो बने हैं ना इनके, इसको हम प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स कहते हैं। एज सच प्रोटियोसिस और पेप्टोन में कोई डिफरेंस नहीं है, पर केमिकल लेवल पे ये डिफरेंस है कि अगर प्रोटियोसिस को तुम अमोनियम सल्फेट का रिएक्ट कराओगे तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जबकि पेप्टोन जो होते हैं उनको जब रिएक्ट कराओगे अमोनियम सल्फेट के साथ तो प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। बस यही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, ठीक है, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। The mucus and bicarbonates present in the gastric juice plays an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। अब ये कह रहा है कि देखो हमारा हमारा स्टोमक म्यूकस भी सिक्रीट करता है और बाइकार्बोनेट भी सिक्रीट करता है। तो अब उनका रोल क्या है? जो म्यूकस है एक तो लुब्रिकेशन करवाता है स्टोमक की जीआईटी ट्रैक्ट की, क्योंकि अगर देखो लुब्रिकेट नहीं होगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और फ्रिक्शन से जो हमारे सेल्स होंगे, जो टिश्यू होंगे अपने स्टोमक के म्यूकोजा के, वो डैमेज हो जाएंगे। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन होगी तो उनमें इन्फेक्शन हो जाएगी, तो हमें गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी आइटिस वर्ड लगता है ना, ITIS, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो अगर लुब्रिकेशन होगी, लुब्रिकेशन होगी तो फूड इजीली पास हो पाएगा ना, और डाइजेशन एकदम एफिशिएंट रहेगी, ठीक है। एक तो म्यूकस का ये रोल है। दूसरा रोल म्यूकस का क्या है? म्यूकस जो होता है ना, एक लेयर बना देता है, एक परत बना देता है, किसके बीच में? एसिड के बीच में, और जो मिकोजा की लेयर उसके बीच में। अगर एसिड मिकोजा के साथ कांटेक्ट में आ गई तो एसिड जो है मिकोजा को डिस्ट्रॉय कर देगा, जला देगा, ठीक है। लेकिन जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट की लेयर होती है, बाइकार्बोनेट भी और म्यूकस भी, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये है ना अपना बाइकार्बोनेट HCO3, ये बाइकार्बोनेट है। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट दोनों मिलके एक लेयर बना देते हैं स्टोमक के म्यूकोजा के ऊपर, ताकि एसिड से उसको बचाया जाए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH कितना है इसका? 1.6 1.8, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको तुमको याद करना ही करना है, ठीक है। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, जो पेप्सिन्स है उनका एक्शन बस एसिडिक नेचर में ही होता है। अगर पीएच बढ़ जाए ना, अगर पीएच 5 से ऊपर हो जाए, अगर पीएच 5 से ऊपर हो जाए ना, तो अपने पेप्सिन्स काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। पेप्सिन जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए उसको एसिडिक नेचर, एसिडिक पीएच ये होता है 1.8, और 1.8 बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है? रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। अब ये क्या कह रहा है? देखो एक तो पेप्सिन आ गया, पेप्सिन हर एक एडल्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एडल्ट में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जो रेनिन है, RENNIN, ये जो है ये भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, लेकिन ये सिर्फ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है। जब हम एडल्ट हो जाते हैं फिर ये नहीं बनता हमारी बॉडी में। और इसका काम क्या होता है? मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन कराता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? कैजिन प्रोटीन होता है, उसकी डाइजेशन करवाता है। अब देखो हमारी किडनी में भी एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है रेनिन, पर उसमें ना एक ही एन होता है, यहाँ पे 2 एन है, तो ये डिफरेंस है। तो पेपर में पूछेगा कि इन्फेंट्स में एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, वो ये वाला ऑप्शन भी दे देगा और ये वाला ऑप्शन भी दे देगा, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पर तुमको इसको ध्यान से याद करना है कि जो डबल एन वाला रेनिन है ना, वो स्टोमक में प्रोड्यूस होता है और वही सही आंसर है। ये वाला मत मार करके आना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेसेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो लाइपेसेस होते हैं ना यार, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमको हर जगह रहना है, हम हर जगह आगे रहेंगे। लाइपेस हमारे स्लाइवा में भी होता है, हमारे स्टोमक की सिक्रेशन में भी होता है, हमारे पैनक्रियाज में भी होता है, ठीक है। ये हर जगह होता है, लाइपेस हर जगह होता है। पर जो स्टोमक का लाइपेस जो होता है ना, उसका कुछ खास काम नहीं होता है, बहुत ही माइनर रोल होता है फैट के डाइजेशन में। इसका रोल तब आता है जब पैनक्रियाज को कोई डिजीज हो जाती है, तो ये पैनक्रियाज एंजाइम्स नहीं सिक्रिएट कर रहा है, तो हमारे फैट का जो डाइजेशन होता है फिर वो स्टोमक वाला लाइपेस करवाता है, क्योंकि पैनक्रियाज तो लाइपेस सिक्रिएट नहीं करेगा, फिर तो स्टोमक जो है वो फिर डाइजेशन कराएगा फैट्स की।
तब स्टोमक वाले लाइपेज का रोल होता है, अदरवाइज इसका रोल बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है?